अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। देखो आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक्चुअली इसी लॉ पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो ये लॉ अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो पूरे चैप्टर पे आपका होल्ड होगा, पूरे चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से। देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम स्टार्ट करें। देखो अगर हम देखें देखो सपोज ये अर्थ है, ये है अर्थ, ठीक। ये अर्थ की सरफेस में बना रहा हूँ, सपोज ये अर्थ है, ठीक है, ये है अर्थ। तो हम क्या देखते हैं डे टू डे लाइफ में, हर एक चीज़, जो भी हम चीज़ देखते हैं, हर एक चीज़ अर्थ की ओर। देखो अगर हम किसी चीज़ को ड्रॉप करें, किसी चीज़ को छोड़ें, तो वो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ नीचे आ रहा है, अर्थ की तरफ नीचे आता है। को किसी भी चीज़ को अगर हम छोड़ें तो वो वो नीचे आता है, या वाटरफॉल अगर हम देखें, वाटरफॉल पानी ऊपर से नीचे आता है। या अगर एप्पल फॉल होता है तो नीचे ही आता है। सो हम क्या देखते हैं कि जब भी कोई चीज़ गिरता है तो नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं जाता या साइड्स में नहीं जाता। तो इसे क्या पता चलता है कि अर्थ जो है हर एक बॉडी को अट्रैक्ट करती है, हर एक बॉडी को अट्रैक्ट करती है विद द फोर्स। अर्थ अट्रैक्ट्स, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, हमें ऐसा ही लगता है। अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट। तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं। तो विद अ फोर्स हर एक चीज को अर्थ अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स इट। तो ये जो थॉट है, अर्थ हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचती है विद अ फोर्स, ये सर न्यूटन से पहले भी ये लोगों में ये सोच थी कि हर जो अर्थ है हर एक चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये न्यूटन से पहले भी ये जो सोच थी ये थी कि अर्थ हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचती है विद अ फोर्स। तो इनफैक्ट जो गैलीलियो ने जो हर एक चीज़ जब नीचे आता है अर्थ की ओर, तो ये एक्सेलरेट होके आता है। सपोज इस चीज़ को मैंने ड्रॉप किया, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये जब नीचे आएगा तो ये एक्सेलरेट होके आएगा, इसकी कुछ एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन होके आ रहा है नीचे। तो गैलीलियो वाज द फर्स्ट मैन, गैलीलियो ने पहली बार ये जो एक्सेलरेशन है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की, इसको मेजर किया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो कहने का मतलब ये है कि न्यूटन से पहले ये थॉट था, ये सोच थी लोगों में कि हर एक चीज़ को अर्थ हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचती है, अर्थ हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचती है विद अ फोर्स। एंड गैलीलियो ने जो एक्सेलरेशन है ये भी उसने मेजर की, इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब सर न्यूटन ने क्या डिफरेंट सोचा, और लॉ बनाया। देखो न्यूटन से पहले ये सोचा जाता था कि जो अर्थ पे जो फोर्सेस इन्वॉल्व है, लाइक देखो यहां पे ये है अर्थ एंड दिस इज अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट। यहां पे दूसरा एक फिनोमेना, देखो ये अर्थ है, ये है मून, दिस इज मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ऐसे। दिस इज फॉलिंग ऑब्जेक्ट। देखो न्यूटन से पहले ये सोचा जाता था कि ये जो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फॉल होता है टुवर्ड्स अर्थ, ये फॉल होता है ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इसको अट्रैक्ट करती है। अब यहाँ पे मून रिवॉल्व करती है अराउंड अर्थ, मून यहाँ पे रिवॉल्व करती है अर्थ, यहाँ पे भी कोई फोर्स इन्वॉल्व होगा, क्योंकि मून ऐसी तो नहीं रिवॉल्व करेगी अराउंड द अर्थ, यहाँ पे भी कोई फोर्स इन्वॉल्व है। तो इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं, सोचा जाता था कि इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ये फिनोमेनन जो है, ये फिनोमेनन अलग है, और ये रेवोल्यूशन ऑफ मून इज अ सेपरेट फिनोमेना। यहाँ पे फोर्स जो है वो अलग है, और यहाँ पे फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ, यहाँ पे जो फोर्स लगा है वो अलग है। इनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है, इन दो के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। बट न्यूटन सेड, पहली बार न्यूटन ने कहा
न्यूटन सेड कि जो फोर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ, जो फोर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, जो फोर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, उसी नेचर का फोर्स यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, उसी नेचर का फोर्स यहाँ पे भी इन्वॉल्व है। सो जो फोर्स ऑब्जेक्ट्स को अर्थ की ओर पुल करता है, वही फोर्स मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कराता है। वही फोर्स, ये फोर्सेस जो है, ये तो सेम नेचर है, इनका नेचर सेम है। जो फोर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, वही फोर्स रेवोल्यूशन ऑफ मून में भी इन्वॉल्व है। सो इसे आगे भी बढ़ा न्यूटन ने कहा जो प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, वो सन के अराउंड इसलिए रिवॉल्व करते हैं क्योंकि सन और उन प्लैनेट्स के बीच भी अट्रैक्शन है, उनके बीच भी फोर्स है, और उस फोर्स का नेचर भी यही फोर्स है। उस फोर्स का नेचर, जो इस फोर्स का नेचर है, जो इन्वॉल्व है फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, प्लैनेटरी मोशन में भी इसी नेचर का फोर्स इन्वॉल्व है, इसी नेचर का फोर्स वहां पे भी इन्वॉल्व है। तो न्यूटन ने इस थॉट को जनरलाइज किया। तो उसने एक लॉ दिया। लॉ क्या है? उसने कहा ये अट्रैक्शन जो है, सिर्फ ये फोर्स जो है यहाँ पे इन्वॉल्व, सिर्फ यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, ये रेवोल्यूशन ऑफ मून में भी इन्वॉल्व है। इसी नेचर का फोर्स इन्वॉल्व है रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन और प्लैनेट्स के बीच जो अट्रैक्शन है, वो भी उस फोर्स का नेचर भी यही है जो यहाँ पे फोर्स इन्वॉल्व है। इसी तरह सर न्यूटन ने बोला कि जो भी यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी मास है, जो भी जहाँ पे भी मास है, वो दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है विद अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। पहले मैं स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे लॉ का। इट स्टेट्स दैट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ जो सर न्यूटन ने दिया। द लॉ स्टेट्स दैट every body in this universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of the law states that every body in this universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. तो सर न्यूटन ने क्या कहा? सर न्यूटन ने कहा इस यूनिवर्स में दो बॉडीज अगर हम ले लें, कोई भी दो बॉडीज कहीं पे भी यूनिवर्स में अगर है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स, एक फोर्स से। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो दो बॉडीज हैं उनके द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, द मासेस ऑफ द टू बॉडीज, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस फोर्स को नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, यही इन्वॉल्व है फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ में, रेवोल्यूशंस ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन में। ठीक है, यही फोर्स इन्वॉल्व है। तो हर एक जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी दो ऑब्जेक्ट्स हम यूनिवर्स में पाते हैं, उनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। देखो इसको हम मैथमेटिकली अब लिखेंगे। देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है, सपोज ये ऑब्जेक्ट 1 है, इसका मास है m1, इसका मास है m2। ठीक है, ये दो पॉइंट मासेस m1 और m2। नाउ अकॉर्डिंग टू सर न्यूटन, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये m2 इसको खींचता है, m1 इसको खींचता है। द टू पॉइंट मासेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये इसको खींचता है और ये इसको खींचता है ऐसे। अब जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो ये फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू सर न्यूटन, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2।
दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास, टू मासेस। अच्छा, अब लॉ में ये भी है, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज इनके बीच जो है, ये जो दो मासेस है, ये जो दो पॉइंट मासेस हैं, इनके बीच डिस्टेंस है सपोज r, ठीक है, इन पॉइंट मासेस के बीच डिस्टेंस है r। दिस फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक। अच्छा, आप ये साथ साथ नोट करते जाएंगे। देखो देखो देखो, अब इन दो फैक्टर्स को, इन दो प्रोपोर्शनैलिटीज को हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसमें एक कॉन्स्टेंट, और इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम इक्वेशन में चेंज करना चाहेंगे तो इसमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा एक कॉन्स्टेंट दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। नाउ दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसको यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है, यूनिवर्सल क्योंकि यूनिवर्स में हर एक जगह एप्लीकेबल है, कहीं पे भी आप लगाओ, किसी भी गैलेक्सी में जाओ, आप किसी भी प्लेनेट पे जाओ, कहीं पे भी यूनिवर्स में जाओ, ये लॉ जो है एप्लीकेबल है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, अब जो ये इसमें कांस्टेंट है, जो ये कांस्टेंट है इसमें g, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसको यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू हर एक यूनिवर्स में हर एक जगह पे सेम है। तो ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है पहली बार मेजर की एक्सपेरिमेंटली बाय साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश। Now its value is g is equal to 6.67 into 10 raised power minus 11 is its value, 6.67 into 10 raised power minus 11, ठीक। g का वैल्यू ये किसने फाइंड आउट किया, देखो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू है, ये वैल्यू जो है फाइंड आउट हुआ आफ्टर डेथ ऑफ न्यूटन की डेथ हो गई थी, उसके कुछ बहुत साल बाद ये हेनरी कैवेंडिश ने इसका वैल्यू मेजर किया एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। इट इज 6.67 इंटू 10 raised power minus 11। अच्छा, अब इसका यूनिट क्या आएगा, पहले इस पे बात करेंगे, इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो F इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे, बहुत ही ईजी है, यूनिट आपको पता होना चाहिए इसका। देखो F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो अगर हमें g का यूनिट चाहिए तो बाकी जो ये क्वांटिटीज है इनको एक साइड करो, सो F इंटू r स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2 इज इक्वल टू जी। तो इसका यूनिट आएगा, F का है फोर्स का है न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, r स्क्वायर का मीटर स्क्वायर एंड नीचे आएगा किलोग्राम स्क्वायर, सो इट इज पर kg स्क्वायर। सो दिस इज यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। सो आई विल राइट हियर 6.67 इंटू 10 raised power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका यूनिट है। तो देखो ये है सर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो दो पॉइंट मासेस है m1 एंड m2, द टू पॉइंट मासेस अट्रैक्ट ईच अदर, m1 इसको अट्रैक्ट करता है, m2 इसको अट्रैक्ट करता है विद दिस फोर्स। उस फोर्स, किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, इस फोर्स से g m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम वेक्टर फॉर्म पे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म पे इसको कैसे लिखा जाए वो हम समझेंगे। इसको वेक्टर फॉर्म पे कैसे लिखा जाता है, देखो ये है एक पॉइंट मास m1। देखो मैं बार बार पॉइंट मास कह रहा हूँ, पॉइंट मास, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इट इज एप्लीकेबल डायरेक्टली ओनली टू पॉइंट मास, वो हम अभी समझेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे पॉइंट मास है m1, यहाँ पे पॉइंट मास है m2, यहाँ पे पॉइंट मास है m2, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये जो m2 मास है ये इसको अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स, उस फोर्स को हम दिखाएंगे F12 से, F12। सो व्हाट इज F12? F12 is the force
is the force on M1 ड्यू टू M2। देखो ये लिखने का तरीका है F12 क्या है, M2 फोर्स ऑन M1, फोर्स ऑन M1 पार्टिकल ड्यू टू पार्टिकल 2। अच्छा, इसी तरह जो ये M1 पार्टिकल है M2 को खींचता है अपनी ओर इस फोर्स से, इसको हम नाम रखेंगे F21। व्हाट इज F21? F21 is the force on M2 ड्यू टू M1। ठीक है। अच्छा, नाउ पहले मैं ये लिखना चाहूंगा F12 इज इक्वल टू माइनस F21 लिख सकता हूं मैं। इसका क्या मतलब F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इसका मतलब ये है कि F12 और F21 का मैग्नीट्यूड सेम है, मगर डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन उल्टी है। F12 इस डायरेक्शन में, F21 इस डायरेक्शन में। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक तो मैं इनको पहले इक्वेट करता हूँ। इक्वेट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर। मैग्नीट्यूड वाइज तो ये सेम है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? माइनस साइन इंडिकेट करता है देयर अपोजिट टू ईच अदर। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट the forces are opposite. The forces are opposite. Equal and opposite. Equal क्या मैं कह सकता हूँ इसे? The forces, these two forces are equal and opposite. The forces are equal and opposite. Opposite. These two attractive forces, they are equal and opposite. Thus obeys Newton's third law. Third law obey करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जितना इस पे फोर्स लग रहा है उतना इस पे फोर्स लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। सो द ग्रेविटेशनल दिस लॉ, द लॉ यूनिवर्सल gravitational law obeys Sir Newton's थर्ड लॉ को ओबे करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स पेयर हमें मिल रहा है, इक्वल एंड अपोजिट पेयर हमें मिल रहा है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे ओबे हो रहा है। अच्छा, अब देखो, सो मैंने लिखा F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है, अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा देखो, अब मैं यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर को डिफाइन करता हूँ। पहले यूनिट वेक्टर को डिफाइन करता हूँ। देखो, यूनिट वेक्टर R मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। इन दो पार्टिकल्स के लिए मैं एक यूनिट वेक्टर R डिफाइन करता हूँ। R में डिफाइन करता हूँ यूनिट वेक्टर R। यूनिट वेक्टर R इज अ यूनिट वेक्टर from directed from M1 to M2। देखो, ये एक यूनिट वेक्टर मैंने डिफाइन किया, इसकी डायरेक्शन क्या है? M1 से M2। देखो, ये एक यूनिट वेक्टर है R, ठीक। और इसकी डायरेक्शन क्या मैंने चूज की? इट इज फ्रॉम M1 टू M2। अब देखो, अगर मैं F21 लिखूं तो कैसे लिखूं? वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन G M1 M2 अपॉन इनके बीच जो डिस्टेंस है इट इज R अपॉन R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R। देखो, यहाँ पे मैंने यूनिट वेक्टर R पुट किया। अब देखो, मुझे क्या करूँगा? यहाँ पे मुझे माइनस साइन पुट करना होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस साइन मुझे दिखाएगा, अगर F21 टुवर्ड्स लेफ्ट है, R जो यूनिट वेक्टर है इट इज टुवर्ड्स राइट, R यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स राइट है। F21 जो फोर्स लग रहा है इट इज टुवर्ड्स M1, F21 इज टुवर्ड्स M1, दैट इज अपोजिट टू यूनिट वेक्टर R। सो R यूनिट वेक्टर और F21 फोर्स, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, दैट इज व्हाई माइनस साइन, यहाँ पे मैंने माइनस साइन यहाँ पे पुट की। सो माइनस साइन यहाँ पे पुट करने का मतलब ये है कि जो F21 है, फोर्स F21 इज अपोजिट टू यूनिट वेक्टर R। So in other words, I can say this F21, the force F21 is towards M1. The force F21 is towards M1. In other words, I can say this F21 is an attractive force. ये एक attractive force है and it is directed towards M1.
So minus sign here indicates negative sign here indicates negative sign indicates that the force is attractive देखो ये वेक्टर फॉर्म में लिखने का एक फ़ायदा है। वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हमें डायरेक्शन का भी आइडिया मिल जाता है कि डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे जब हमने यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया, एक यूनिट वेक्टर को, तो ये इक्वेशन जो है हमें ये भी इंफॉर्मेशन देती है कि जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। देखो जब मैंने ऐसी सिंपली इक्वेशन लिखी थी Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो ये इस इक्वेशन से सिर्फ इतना पता चलता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो ये है। मगर जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसमें मैंने पहले यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया, ये इक्वेशन मुझे इंफॉर्मेशन ये भी देती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, और मुझे ये इक्वेशन ये इंफॉर्मेशन भी देती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिस पार्टिकल। द फोर्स ऑन m2 इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स m1, सो इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स। सो ये इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है। ठीक, अच्छा। अब देखो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है लॉ की रिगार्डिंग, वो ये है कि द लॉ F इज इक्वल टू Gm1m, जो ये फॉर्मूला है F इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इससे हम दो बॉडीज के बीच फोर्स निकाल सकते हैं। मगर दिस फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज applicable directly only to point masses। देखो ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसे हम फोर्स निकालते हैं बिटवीन टू बॉडीज। मगर इस फॉर्मूला से हम ये फॉर्मूला सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर पॉइंट मासेस, जहां पे हमारे पास पॉइंट मासेस है, लाइक अच्छा, जहां पे हमारे पास पॉइंट मासेस है वहीं पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अब पहला पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट मास है क्या? पॉइंट मास क्या है? व्हाट इज अ पॉइंट मास? पॉइंट मास क्या है, पहले इसी को समझेंगे। देखो पॉइंट मास क्या है। अगर दो बॉडीज के बीच डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू देयर ओन डायमेंशंस, तो हम कहते हैं कि जो ये बॉडीज है ये पॉइंट मासेस है। देखो पहले मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, फिर हम समझेंगे। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज is very large in comparison to their own dimensions, then the bodies are considered as point masses। ठीक है। If distance between two bodies is very large in comparison to their own dimensions, then the bodies are considered as point masses। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दूंगा, आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी। देखो मेरे पास सपोज मेरे पास दो एप्पल्स हैं, ये मेरे पास दो एप्पल्स हैं, ये एक एप्पल और ये दूसरा एप्पल, ठीक है, पास में रखे हैं, ये नजदीक से एप्पल्स। अच्छा देखो इनको मैं पॉइंट मास कंसिडर नहीं कर सकता, ये पॉइंट मासेस नहीं है, इस सिचुएशन में, ठीक है, क्योंकि ये नजदीक है। सो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक, अच्छा अब मैं एक एप्पल को रखता हूं अवंतीपोरा में, सपोज ये है एप्पल है अवंतीपोरा में, ठीक है। अब दूसरे एप्पल को मैंने रखा श्रीनगर में, ये श्रीनगर में एप्पल है, श्रीनगर में। अब देखो इनके जो खुद के डायमेंशंस है, देखो एप्पल का जो साइज है इट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस नाउ अवंतीपोरा टू श्रीनगर, बहुत ही दूर रखे हैं ये। तो इनके जो डायमेंशंस है, इनके जो खुद के डायमेंशंस हैं, दैट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू देयर सेपरेशन। So now I can consider the two apples as point masses. Now they can be treated as point masses. ठीक, point mass। अब ये point mass में consider कर सकता हूँ।
सो अगर दो बॉडीज़ के बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू देयर ओन साइज, सो मैं कंसिडर कर सकता हूँ वो दो बॉडी जो है पॉइंट मास है। देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो अगर एक एप्पल अवंतीपोरा में दूसरा श्रीनगर में है, आप सोचो ये इमेजिन करो अगर मैं इनको एक ही टाइम पे देख सकता था दोनों को। सपोज मैं किसी एरोप्लेन में हूँ तो मैं दोनों एप्पल्स को एक साथ देख सकता हूँ, एक अवंतीपोरा में एक श्रीनगर में, दोनों एप्पल्स को मैं एक साथ देख सकता हूँ। तो मुझे क्या दिखेगा, क्योंकि उनके बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो मुझे लगेगा कि ये दो पॉइंट्स रखे हुए हैं, ये दो पॉइंट्स रखे हुए हैं। सो दिस इज पॉइंट मास। इसी तरह देखो सन और अर्थ, सन और अर्थ, देखो सन और अर्थ का साइज बहुत बड़ा, सन का साइज उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा। तो ये जो दोनों बॉडीज है हेवनली बॉडीज है, बहुत ही लार्ज बॉडीज है, बहुत ही लार्ज बॉडीज है। तो मगर इनके भी जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ सन और अर्थ। सो हम कंसिडर कर सकते हैं कि हम मान सकते हैं कि जो सन और अर्थ है ये पॉइंट मासेस है, क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू देयर ओन साइज। इसको भी विजुअलाइज करो। देखो अगर मैं सपोज से इमेजिन करो किसी रॉकेट में हम जाएंगे, तो रॉकेट में बहुत दूर हम सपोज सोलर सिस्टम से बाहर चले जाएंगे, तो अगर हम देख पाते एक ही व्यू में सन और अर्थ को, अगर हम एक ही व्यू में देख पाते तो ये एक्चुअली हमें दिखेंगे पॉइंट्स। एक मिनट, सो देखो ये हमने समझा कि पॉइंट मासेस है क्या, किसको हम पॉइंट मास कह सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू पॉइंट मासेस। इस फॉर्मूला से हम फोर्स निकाल सकते हैं सिर्फ पॉइंट मासेस, अगर हमारे पास पॉइंट मासेस है। ठीक, अच्छा देखो एक एग्जांपल मैं दिखाऊंगा इसमें सिंपल। देखो अगर यहाँ पे सपोज एक लड़का है, ठीक है, या ऐसे लेंगे, यहाँ पे एक बॉडी है, ऐसे कोई बॉडी, अब दूसरी बॉडी यहाँ पे है, पॉइंट मासेस नहीं है ओब्वियसली। देखो ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इनकी सेपरेशन कम है, इनका साइज भी बड़ा है, तो ये पॉइंट मासेस हम नहीं मान सकते। तो इनके बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हम नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूला से हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते इनके बीच। सपोज हम ये भी कर सकते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास देखो, फिर इसका सेंटर ऑफ मास देखो, फिर इसका सेंटर ऑफ मास देखो, फिर इनके बीच डिस्टेंस देखो r। तो अब हम लिखेंगे F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। नहीं, गलत हो जाएगा, ये गलत है। इसका मास है सपोज m1, इसका मास है सपोज m2,
तो हम लिखेंगे इनके भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई r, सपोज ये r है, इनके बीच सेंटर ऑफ मास के बीच जो डिस्टेंस। सो ये तरीका गलत है, हम नहीं निकाल सकते पॉइंट, सिर्फ ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है पॉइंट मासेस के लिए, ठीक है। अब इसी तरह सपोज ये यहाँ पे एक रॉड है, ये यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, ये यहाँ पे एक रॉड है और ये यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक, ये यहाँ पे एक पॉइंट है। अच्छा, अब देखो इनमें एक तो पॉइंट है, सपोज इसका मास है m1, इसका मास है सपोज m2। अब सेंटर ऑफ रॉड जो है इससे लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है सपोज इट इज r, ठीक ना। ये तो पॉइंट मास है, मगर ये पॉइंट मास नहीं है, ये एक्सटेंडेड बॉडी है। तो ये फॉर्मूला लगा के हम अगर लिखेंगे F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये गलत है, ये गलत है। सो क्योंकि ये यहाँ पे एक पॉइंट मास नहीं है, ये एक रॉड है, एक्सटेंडेड बॉडी है, तो ऐसे नहीं कर सकते। तो इस केस में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा, इस पर क्वेश्चंस भी आएंगे आगे। तो इस केस में सपोज अगर मुझे निकालना है फोर्स बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस रॉड, अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूं, अब निकालूं कैसे? देखो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस रॉड को थोड़ा सा आइडिया दूंगा मैं आपको। इस रॉड को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स। इस रॉड को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ठीक। अब ये जो इसका एक पार्ट है, सपोज इसका मास है dm, इस एक पार्ट का मास है dm, ठीक। अच्छा, अब ये जो dm है ना, इस dm को मैं कंसिडर कर सकता हूँ ये पॉइंट मास है। ये जो dm है, छोटा सा इसका टुकड़ा, इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ ये पॉइंट मास है। अब ये पॉइंट मास और ये पॉइंट मास, इनके बीच फोर्स में निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्योंकि ये भी पॉइंट मास और ये भी पॉइंट मास। तो वो फोर्स कितना लगेगा, सपोज df, क्योंकि छोटा फोर्स लगेगा, df इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्मॉल फोर्स लगेगा, कितना g m1 here is dm is small mass, dm small mass into m2 अपॉन इनके बीच जो डिस्टेंस है, इनके बीच डिस्टेंस सपोज ये है, सपोज r1 स्क्वायर, सो इट इज r1 स्क्वायर, ठीक है, r1 स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि ये पॉइंट में कंसिडर कर सकता हूँ एज अ पॉइंट मास dm। इसी तरह ये मास का दूसरा छोटा सा टुकड़ा, ये भी सपोज इसका मास है dm मीन स्मॉल मास, ये छोटा सा मास, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मास है, ये जो दूसरा dm है, ये जो दूसरा dm है, ये भी इस पॉइंट को अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स, और यहाँ पे भी मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। सो df2, ये है df2 इस मास से, इस dm से इस पे कितना फोर्स लगेगा, g dm इंटू m2 अपॉन r2 स्क्वायर, क्योंकि अब डिस्टेंस चेंज हो गई, पहले dm था यहाँ पे, अब dm थोड़ा पीछे आ गया। अब इसी तरह तीसरा पॉइंट मास